दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं सीटेट के प्राइमरी लेवल के पेपर को, जो 26 जून 2011 को कंडक्ट हुआ था। इसमें हम आज देखेंगे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी कि जब कोई टीचर प्राइमरी लेवल पे पढ़ाता है तो उसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण हो। पहला है धैर्य और दृढ़ता, दूसरा शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, तीसरा अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या डी पढ़ाने की उत्सुकता। अगर देखा जाए तो ये चारों ही गुण टीचर में होने चाहिए, किंतु इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा होना चाहिए, तो होना चाहिए आपका धैर्य और दृढ़ता। किसी भी टीचर में जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहा है उसके अंदर पैसेंस अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चे क्या होते हैं, उदंडता बहुत ज़्यादा ही करते हैं। ऐसे में आपको उन्हें किसी प्रकार से दंड नहीं देना है, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना है और उन्हें नई नई पद्धतियों का इस्तेमाल करके पढ़ना सिखाना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा धैर्य और दृढ़ता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। यानी कि कोई शिक्षक है जो कि अपने कक्षा में पूरा लोकतांत्रिक स्वभाव के रूप में कक्षा ले रहा है और सभी बच्चों को पूरी छूट दे रखा है कि जो बच्चा जहाँ चाहे वहाँ पर बैठकर जैसे चाहे पढ़ सकता है, चाहे तो ग्रुप में बैठकर पढ़े, चाहे तो चुपचाप शांति से बैठकर पढ़े। और जो अभिभावक होते हैं बच्चे को आते हैं और वो देखते हैं, उन्हें देखकर ये अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए ऐसे में। पहला है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। यानी कि अभिभावक को डायरेक्ट जाके प्रिंसिपल से शिकायत करना चाहिए कि वह उनके बच्चों को दूसरे कक्षा में कर दें, या फिर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। क्या यह सब देखकर अभिभावक को शिक्षक पर एक बार विश्वास करना चाहिए और उससे मिलकर अकेले में बात करना चाहिए और उनसे इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये कुछ हद तक काफ़ी सही लग रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये तो एकदम ही गलत है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन क्या है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या वह अवस्था, यानी कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से यानी कि तर्क करने लगता है और जो वस्तु को देखता है और जो घटनाओं को देखता है उसके विषय में वह चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी प्रेरक अवस्था। ये जीन पियाजे के 4 स्टेजेस हैं। तो इसमें से जिसमें वह तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी को इंग्लिश में कॉन्क्रीट स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है और चीज़ों को
सीरीज में रखना स्टार्ट करता है, यानी कि उनको आरोही अवरोही क्रम में भी रखना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो चीज़ें वो देखता है, जिन्हें वो फील कर सकता है, उसके विषय में वह तर्क करना स्टार्ट कर देता है। और इसका जो किस उम्र के बच्चे करते हैं, तो यह 7 से 11 एज के बच्चे इस अवस्था में आते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था यह पहला अवस्था होता है। इसमें वस्तु का स्थायित्व होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें केवल वस्तु को टच करते हैं, फील करते हैं और उनका स्टेबल हो जाता है माइंड में कि ये चीज़ ऐसी होती है। और 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपके 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में इसमें अमूर्त रूप से चिंतन स्टार्ट कर देता है बच्चा, यानी कि केवल बिना देखे भी वह उन चीज़ों के बारे में तर्क वितर्क कर सकता है। यह आपका 11 से 14 वर्ष के बच्चे इस आयु में, इस वर्ग में आ जाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर भी दिया है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, इसमें 5, इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। कौन कौन सा? संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कंजर्वेशन कहते हैं। संख्याओं का बोध करना जाता है। क्रमानुसार, यानी कि वस्तुओं को वह क्रम से रख सकता है, संख्याओं को वो क्रम से रख सकता है, उन्हें आरोही अवरोही क्रम में भी रख सकता है। डी, वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन भी कर सकता है। अगर उन्हें कुछ वस्तुएं दे दिया जाए तो वह जो वस्तुएं होते हैं उन्हें अलग अलग वर्गीकरण कर सकता है। और 5वां, पारस्परिक संबंध की क्षमता भी विकसित हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? ए, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। बी, मन का चित्र बनाने से। सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। या डी, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? यहाँ पर हम समझेंगे कि मन के मानचित्रण का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता। इसका क्या अर्थ होता है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा जो हम मन में बना लेते हैं। जैसे कि कोई सवाल लगाने जाते हैं तो फिर हम पहले दिमाग में कुछ सोच लेते हैं ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, या फिर कुछ भी करने जाते हैं तो उसके पहले हमारे दिमाग में एक प्रारूप तैयार होता है कि नहीं, इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? मन का मानचित्रण कहते हैं। यह किससे संबंधित होता है? तो यह मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। यानी कि जब कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर है और उसके अंदर जब वो कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम उसे हो रहा है तो उसे कैसे सिखाया जाए, सबसे अच्छे तरीके से, सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा उसे सिखाने का? ऑप्शन ए है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चों को ऐसे चीज़ों को नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते भी नहीं हैं। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ये कुछ हद तक सही माना जा सकता है, किंतु जब बच्चे प्राइमरी लेवल पे हों तो उन्हें लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सिखाया जाता है, न कि केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से सिखाया जाए। जॉन ड्यूई भी इस पर बल देते हैं कि बच्चों को क्या, कोई भी चीज़ करके सिखाया जाए, प्रयोगात्मक तरीके से करके सिखाया जाए। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। केवल कहानी कहने से ही बच्चे नहीं सीख पाएंगे। चौथा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। ये सही जवाब है, यानी कि हमें पहले बच्चे की क्षमता का पता लगाना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं और कुछ काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उन्हें अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके उन्हें सिखाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करता है, यानी कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी लाया जा सकता है किस क्रिया द्वारा। पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। या तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। जहाँ पर अच्छे अंकों की बात की जाए, कोचिंग की बात की जाए, तो ये ऑप्शन हमेशा नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। अच्छा शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, तो ये भी ऑप्शन उतना करेक्ट नहीं है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये सबसे ज़्यादा सही होगा। यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, उसे जानकर उससे क्या किया जाए, उसे डेवलप करने के विभिन्न अवसर उन्हें प्रदान किए जाएं, तभी बच्चे का विकास होगा। और उनके अंदर जो टैलेंट छुपी हुई, यानी कि कुछ बच्चा खेलने में रुचि लेता है, कुछ बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं, यानी कि कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। यानी कि कुछ बच्चों को इंग्लिश में रुचि है, कुछ को मैथ में रुचि है, तो जब कुछ बच्चों को गाने में रुचि है और कुछ बच्चों को क्या है, कुकिंग में एक्सपर्ट है, तो जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसे उस फील्ड में बढ़ावा देना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। जहाँ पर भी बात अमूर्त संकल्पनाओं किया जाए और तार्किक चिंतन, यानी अगर मूर्त संकल्पना प्लस तार्किक चिंतन है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, लेकिन अमूर्त संकल्पना के विषय में जब तार्किक चिंतन करता है तो वह आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा, यानी कि बच्चा 12 वर्ष से ऊपर होगा। ठीक है, जिन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बात की है, जिन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और उसमें बच्चों के विकास को 4 स्टेज में बांटा है, जिसमें सबसे पहले आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, फिर पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, फिर मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 11 होता है, और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह आपका 11 से ऊपर होता है। ठीक है, तो इसी का सही जवाब कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि सीखना कब समृद्ध हो सकता है, लर्निंग कब समृद्ध होगा। ऑप्शन ए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए तब सीखना समृद्ध होगा, या शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। जहाँ पर भी व्याख्या की बात आ जाए वो नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, तो ये तो होगा नहीं। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। बच्चों का जब सीखने की बात है तो वहाँ पर परीक्षा की बात कम ही की जाती है। वहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, न कि परीक्षाओं पर। डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसमें देखिए क्या है, बच्चों को वास्तविक दुनिया से जोड़कर उदाहरण देने के लिए किया जा रहा है, और सभी बच्चे विद्यार्थी क्या करें, एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात की जा रही है, बच्चे एक दूसरे इंटरेक्ट करेंगे तो वह एक दूसरे से साथ जब मिलकर करेंगे तो उनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और उसे काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। जब उनके दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं का उदाहरण उन्हें दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है।
ये तो सही बात है कि लर्निंग क्या है, एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। जब हम गर्भ में होते हैं, एक बार जन्म से लेके जब तक कि हम कब्र तक ना पहुंच जाए, तब तक हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही बात है। और अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये तो एकदम गलत बात है। क्या केवल विद्यालय में जाकर ही बच्चे सीखते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। वह घर में ही पहले सब कुछ सीखना, अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से भी सीखता है, फिर समाज में जाता है तो समाज से सीखता है। ठीक है, तो यह कहना एकदम गलत है कि वह शैक्षिक संस्थान से ही केवल सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। 10वां क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा के दृष्टि बाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। कोई 5वीं कक्षा में बच्चा है जो कि दृष्टिबाधित है, यानी कि उसे आँख से दिखाई नहीं देता है, उस विद्यार्थी को उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में सहायता की जानी चाहिए। बी है कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, एकदम सही बात है। कि 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ये गलत है। जब उस बच्चे के साथ विशेष व्यवहार किया जाएगा तो वह औरों से अपने आप को डिफरेंट समझेगा, तो उसके अंदर हीनता की भावना आने लगेगी। डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये भी गलत है। इससे भी बच्चे के अंदर हीनता की भावना उत्पन्न होगी, वह अपने आप को समाज से अलग समझने लगेगा। कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, केवल वह घर के ही कार्य करेगा और वह स्कूल के कार्य को नहीं करेगा, ये गलत है। बच्चों को साथ कैसा करना चाहिए, सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए और उसे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। श्रव्य सीडी से क्या होता है, जिसमें पहले से कोई चीज़ रिकॉर्ड कर दी जाए और उसे उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि जो चीज़ें उसे न समझ में आए वह बार बार उसे सुन सके। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या सी, सानिध्य की आवश्यकता, या डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इनमें से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो होता है, किसी भी बच्चे को संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बी है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, तो ये किसी भी प्रकार से सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, यह एक प्रकार से दैनिक जीवन में होने वाली शारीरिक क्रिया है। सानिध्य की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता, यह समाज से जुड़ी है, बच्चा जैसी संगति में रहेगा वह वैसा ही बनेगा, तो ये तो सही है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, ये भी जरूरत होता है। समाज से सराहना मिलने पर, अच्छी बातें सुनने पर बच्चे का विकास पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, बी, सभागार, सी, घर, या डी, खेल का मैदान। तो बच्चे के जब संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो वह सबसे अच्छा जगह होता है वह उसका विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमारे बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, हमारे तर्क करने, समस्या को सॉल्व करने, इमेजिनेशन का विकास कहाँ पर हो सकता है सबसे अच्छा, तो वो हमारे विद्यालय एवं कक्षा के पर्यावरण पर डिपेंड करेगा। यदि विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण अच्छा है, वहाँ के टीचर अच्छे हैं, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि डैश डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी, कक्षा में एकदम खामोशी। या डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ पढ़ रहा है उस पर ध्यान लगाए हुआ है, वह अटेंशन है, मोटिवेटेड है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, तभी वह प्रश्न को भी पूछ रहा है, उसे डाउट हो रहा है और उस प्रश्न को पूछ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा मोटिवेटेड या ज़्यादा अभिप्रेरित कब होंगे? जब अध्यापक क्या करेगा? छात्रों को उनके पूर्व अनुभव यानी कि पिछली कक्षाओं में जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में वो जान रहे हैं, जिस चीज़ में उनकी रुचि है, ठीक है, उसके बारे में उस टॉपिक पे जब वो डिस्कस करेंगे, बच्चों को समझ में आएगा, तो बच्चा ज़्यादा ही रुचि लेकर उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा और काफ़ी मोटिवेटेड रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण होता है। संप्रेषण करने का मतलब है कि वह किसी भी सामने वाले पर्सन से क्या करता है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकता है और उसकी बातों को सुन सकता है। दूसरा है वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। ये भी सही है। बच्चा जब बच्चे की बुद्धि विकसित होगी तभी वह क्या करेगा? अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोच सकेगा, उसके बारे में कल्पना कर सकेगा। सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ये भी सही है। जो बच्चे का बुद्धि विकसित होगा वही क्या करेगा? नए परिवेश में स्वयं को ढाल सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रटने की क्षमता रखता है। जहाँ पर भी रटने की बात आएगी तो वहाँ पर वह बच्चा बुद्धिमान की श्रेणी में केवल नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। जो वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उससे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है। जो बुद्धिमान बच्चा होता है वह किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करता है, न कि उसे रटने की। हमारे एसएफ और आरटी में भी बात की गई है कि बच्चे को क्या समझने पर जोर दिया जाए, न कि उसे कोई चीज़ रटाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय डॉट डॉट को जाता है। किसको जाता है? पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर या पियाजे। जब बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भी दिया है, जिसमें उन्होंने बच्चों के संज्ञान को 4 स्टेज में बांटकर समझाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, या डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो
तो इसका सही जवाब है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्यता न मिलती हो अपेक्षाकृत विद्यालय के, इसलिए वह विद्यालय में ज़्यादा बात करती है और घर में कम। बहुत बच्चों के घर का माहौल ऐसा होता है जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा बोलने के अवसर नहीं दिए जाते हैं। उन्हें बचपन से ही डांटा जाता है कि जब बड़े सामने खड़े हो तो बच्चों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। इसलिए भी बच्चे क्या होते हैं, घर पे नहीं बात कर पाते हैं। वही जब उन्हें विद्यालय में आते हैं और उन्हें अवसर दिया जाता है, एक अच्छा माहौल मिलता है, तो बच्चे क्या होते हैं, बोलते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? कौन सा है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में होता है जो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन होता है, वो क्या करता है? तो ए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, या बी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या डी, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये सीखने में शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती, ये तो एकदम ही गलत है। मोटिवेशन का ये कार्य एकदम ही नहीं है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, इस चीज़ को एनसीएफ भी नहीं स्वीकार करता है, क्योंकि सीखना से सर्वांगीण विकास होता है, न कि केवल एक दिशा में ही सोचने के योग्य बनता है बच्चा। तो मोटिवेशन ऐसा कार्य नहीं करता है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, तो ये भी गलत है। बल्कि शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति क्या होती है, रुचि का विकास करती है, उनके अंदर इंटरेस्ट लाती है, जिससे वो क्या होते हैं, अपने सीखने की गति को बढ़ा लेते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली ... की ओर संकेत करती है। ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी, मूल्यांकन प्रक्रिया, या सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या डी, शिक्षण पद्धतियों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो इसका सही जवाब है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यह क्या होता है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है। पाठ्यचर्या अलग होती है और पाठ्यक्रम अलग होता है। पाठ्यक्रम भी आपका पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाती है। पाठ्यक्रम का मतलब केवल सिलेबस से होता है कि जो चीज़ें हमें पढ़नी है, जबकि पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत होने वाले सभी एक्टिविटी आ जाते हैं, चाहे वह प्रेयर करना हो, या सिलेबस पढ़ना हो, या लंच करना हो, या फिर जो भी कल्चर एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करना हो। तो सारी एक्टिविटीज़ किसके अंतर्गत आ जाती है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती है, जो कि विद्यार्थी दिन भर में अपने एक्सपीरियंस लेता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पे आधारित है? ए, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, या डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। तो जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो मूल रूप से आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। बच्चों को खेल कूद इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चों का क्या हो,
ग्रोथ एवं डेवलपमेंट हो सके, उनकी वृद्धि एवं विकास हो सके। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए बच्चों का क्या होता है, खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। आइए क्वेश्चन नंबर, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की अनुक्रिया सीखने का अभिवृत्ति नियम, या सीखने का तत्परता नियम, या सीखने का सादृश्यता नियम। क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपके सीखने की सादृश्यता नियम के अंतर्गत आता है। यानी कि बच्चा जो अतीत में किया हुआ है, जब वैसे ही स्थिति उसके सामने आता है तो वह फिर से उसके प्रति, नई स्थिति के प्रति वैसे ही अनुक्रिया करता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? सीखने की सादृश्यता नियम के अंतर्गत आता है। सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा या सृजनात्मक विचार। दूसरों के साथ झगड़ना ये किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं होता। अभिव्यक्ति में नवीनता यानी कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वह जब भी कुछ बोलते हैं, यानी कि अपने विचारों को जब अभिव्यक्त करते हैं, दूसरों के समक्ष रखते हैं, तो उसमें एक नवीनता का भाव देखने को मिलता है, तो ये तो सही है। जिज्ञासा, हर एक बच्चा जो प्रतिभाशाली होती है उसके अंदर हमेशा कुछ न कुछ जानने की जिज्ञासा बनी रहती है, तो ये भी सही है। सृजनात्मक विचार, उसके विचारों में हमेशा क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो दूसरों के साथ झगड़ना ये ऑप्शन गलत होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। ये गलत जवाब होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों को साथ में लेकर चलने के लिए कहता है। समावेशी शिक्षा, और एनसीईआरटी 2005 में भी यही कहा गया है कि सभी बच्चों को साथ में पढ़ाया जाए। विशेष विद्यालयों में, ये भी गलत होगा। विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, ये भी गलत। अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ये सही होगा। समावेशी शिक्षा भी यही कहता है कि सभी बच्चों को, चाहे वह दृष्टिबाधित हो या फिर उन्हें कम सुनाई देता हो या फिर उन्हें के अंदर चाहे कोई भी, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, उन्हें भी क्या हुआ जाए, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए ताकि किसी भी बच्चे के अंदर भेदभाव की भावना न उत्पन्न हो। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ए है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। जहां पर बात लेवलिंग किया जाए वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना। ये सही है, यानी कि विद्यार्थी को लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न विधियों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है प्रतिपुष्टि, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ये भी गलत है।
डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया एक विकार है जो कि पठन विकार से संबंधित है और यह कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। अगर गणितीय विकार पूछा जाए तो वह आपके डिसकैलकुलिया हो जाएगा, लेकिन जब डिसलेक्सिया की बात की जाए तो ये किससे होता है? यह पठन विकार से संबंधित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए। किसकी? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक? तो हमेशा ही माता पिता को अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए हमेशा इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या अंतःसंबंध का सिद्धांत? तो यह है आपके निरंतरता का सिद्धांत। इसी को कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं कि विकास क्या होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है, अर्थात कभी भी रुकती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोस्की या गेस्टाल्ट? तो इसमें से गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने ही सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया था, जबकि वाइगोस्की ने आपके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए प्रौढ़ावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी बाल्यावस्था या डी किशोरावस्था? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है कि बच्चे कब ग्रुप के सदस्य बनते हैं और एक होता है कि समवयस्क अपने ही उम्र के बच्चों के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जब सक्रिय सदस्य की बात करें तो वह हमेशा आपके किशोर अवस्था में आएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। अभी ऊपर भी हम लोग इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी विकास की 4 अवस्थाओं की बात की जाए तो किसने दिया है? पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उन्होंने 4 स्टेजेस बताए। कौन सा? संवेदी विकास, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, जिसमें संवेदी गामक काल 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 तथा अमूर्त संक्रियात्मक 12 से 18 वर्ष होता है। तो आज का सीडीपी का पोर्शन खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग 2012 का सीडीपी का पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।